In this video, we will study about mechanism of urine formation. Means kidney में present nephron, that is the structural and functional unit of kidney, how they helps in formation of urine. यहाँ हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप नेफ्रॉन यूरिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. तो सबसे पहले जब हम मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं, देन इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज ultrafiltration. Second step is selective reabsorption. And the third one is tubular secretion. इन 3 स्टेप्स के थ्रू यूरिन फॉर्मेशन होता है. तो स्टेप बाय स्टेप इसे डायग्राम की हेल्प से डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में. एक्चुअली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मीनिंग क्या है कि जो भी ब्लड किडनी के अंदर लाया जाता है बाय द रीनल आर्टरी, उस ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट डिसोल्व होता है और उस मेटाबॉलिक वेस्ट को ब्लड से सेपरेट करने का काम किडनी करती है और उस किडनी में स्पेसिफिकली नेफ्रॉन वो काम करेंगे. तो यहाँ इस नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट उस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है? लेट मी स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. वी आर मेकिंग हियर द Bowman capsule. This is the Bowman capsule. Bowman's capsule. इनकी डिटेल्स जो थी स्ट्रक्चर की वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी. Bowman capsule एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है और इस Bowman capsule के अंदर ये जो यहाँ कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी group of capillary. Means these are the group of capillary, and this group of capillary are having the afferent and efferent arteriole in it. Means this is the afferent arteriole. ये afferent arteriole क्या करेगा? जो रीनल आर्टरी से जो ब्लड आया विच कंसिस्ट ऑफ द यू कैन से मेटाबॉलिक वेस्ट, उस मेटाबॉलिक वेस्ट को लाकर इस ग्लोमरुलस में खाली करता है और जो ब्लड फिल्टर हो गया तो उस फिल्टर में जो वेस्ट था वो सारा छनकर नीचे आ जाएगा और जो क्लीन ब्लड है उसे कौन लेकर जाता है यहाँ से? इफरेंट आर्ट्रियोल. ये यहाँ से उस ब्लड को वापस बैक टू द बॉडी में वापस ले जाएगा. अब यहाँ जो ये हमने रेड पोर्शन शो किया दैट इज नोन एज ग्लोमरुलस. इस ग्लोमरुलस में स्पेशली ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. एक्चुअली यहाँ क्या होता है कि इस Bowman कैप्सूल का ये जो कप शेप्ड पार्ट है दैट इज हैविंग सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन. इट इज मेड अप ऑफ selective permeable membrane. Selective permeable means जो स्पेसिफिक और यू कैन से सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही अपने अंदर से आने के लिए अलाउ करता है. तो यहाँ से जो भी चीज फिल्टर होकर नीचे आएगी इट गेट कलेक्टेड हियर. दिस इज कलेक्टेड हियर और यहाँ जो भी सब्सटेंस कलेक्ट होगा उसे हम यहाँ क्या नाम देंगे? ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट. इसे क्या नाम दिया? ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट. क्यों कहा? क्योंकि ग्लोमरुलस से फिल्टर होने के बाद ये सब्सटेंस यहाँ पर इकट्ठा हुआ है. अब इस ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट में जरूरी नहीं है कि बॉडी का सारा वेस्ट ही मिला हुआ है जो हमें डायरेक्टली बॉडी से रिमूव करना है. कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो हमारी बॉडी के वॉल्यूम को यानी कि आप ये कहें कि ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए चाहिए. तो वो जितने भी सब्सटेंस इस फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होंगे उन सभी सब्सटेंस को हमारा जो नेफ्रॉन है उस नेफ्रॉन के रेस्ट पार्ट, जैसे कि हमने रीनल ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ा था, तो वो रीनल ट्यूब्यूल क्या करेगा? इस वेस्ट से, इस फिल्ट्रेट से जितने भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो बॉडी को रिक्वायर है उन सभी को वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेगा और हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन का नेक्स्ट स्टेप है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन वो स्टार्ट हो जाता है. तो अंडरस्टूड है कि यहाँ तक हमने जो बात की वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था. उसके बाद हम रेस्ट पार्ट ड्रॉ करते हैं. रेस्ट पार्ट में हमने बात की थी कि यहाँ पर एक हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? PCT. This is known as PCT stands for the proximal convoluted tubule. और उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं जो कि यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे बोला जाता है लूप ऑफ
हेनले, लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले एंटर करती है डीसीटी में। दिस इज द पार्ट that is distal convoluted tubule and this DCT opens into the collecting duct और ये DCT यहाँ इस collecting duct में ओपन हो जाती है। तो ये हमारे नेफ्रॉन का रेस्ट पार्ट है, रीनल ट्यूब्यूल। ऊपर जो हमने ड्रॉ किया दैट इज द मालपीजियन बॉडी। अब क्या होगा, ये फिल्ट्रेट धीरे धीरे इस पूरे पीसीटी में, देन लूप ऑफ हेनले में, देन डीसीटी में मूव करेगा। और इन पीसीटीज की जो मेम्ब्रेन है दे आर ऑल्सो सेलेक्टिव, जो क्या करती है स्पेसिफिक सब्सटेंस को जब फिल्ट्रेट इनके थ्रू मूव करता है तो उन सब्सटेंस को वहां से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब जब यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा तो कैसे कैसे और कौन कौन से सब्सटेंस कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट, जैसे मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, सपोज दैट दिस इज द ट्यूब। इस ट्यूब में अगर हम एरो की डायरेक्शन बाहर दिखा रहे हैं दैट इज द साइन ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, जो बॉडी में जा रहा है। और अगर कोई सब्सटेंस बाहर से अंदर दिखा रहे हैं तो वो ट्यूबुलर सिक्रीशन को शो करेगा। सॉरी। तो यहाँ पर सबसे पहले पीसीटी की बात करते हैं। इस पीसीटी में क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब होती है जब फिल्ट्रेट यहाँ से मूव करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ एक्सेस ऑफ ग्लूकोज and this glucose is needed for the body, then this glucose is reabsorbed by the body. बॉडी में नेफ्रॉन इसे क्या करेगा, रीनल ट्यूब्यूल इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। सेम इज विद द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन के डाइजेशन से बनता है। इस अमीनो एसिड की भी बॉडी में अगर रिक्वायरमेंट है तो फिल्ट्रेट से ये अमीनो एसिड जितना रिक्वायर होगा उतना बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी के साथ NaCl मीन्स हमारी बॉडी का नमक जो है, सोडियम क्लोराइड, इट ऑल्सो गेट रीएब्जॉर्ब इनसाइड द बॉडी। तो जब जब फिल्ट्रेट यहाँ से मूव करेगा तो जितना फिल्ट्रेट मूव कर रहा है उसमें अगर ये तीनों सब्सटेंस प्रेजेंट हैं या कुछ और भी सब्सटेंस हो सकते हैं, स्पेसिफिक मिनरल्स हो सकते हैं, तो उन सभी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। आफ्टर दैट ये यहाँ से ये फिल्ट्रेट मूव करके और फाइनली लूप ऑफ हेनले में एंट्री करता है। अब जब यहाँ फिल्ट्रेट मूव कर रहा है तो इसके साथ यहाँ पर वाटर भी है। तो जब फिल्ट्रेट इस डिसेंडिंग लिम्ब में, जो नीचे की तरफ मूवमेंट शो कर रही है, इस डिसेंडिंग लिम्ब में जब फिल्ट्रेट मूव करता है तो ये डिसेंडिंग लिम्ब जो है सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। और सेमी परमिएबल का मतलब जहां पर सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पूरे फिल्ट्रेट में जितना भी वाटर है उस वाटर में से जितना अमाउंट हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो क्या होगा, यहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ परमिएबिलिटी किसके लिए है, वाटर के लिए। कोई भी अदर मिनरल, कोई ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कुछ भी यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं होगा। फिर फिल्ट्रेट यहाँ से मूव करेगा और मूव करते करते फाइनली वो कहाँ चला जाता है, असेंडिंग लिम्ब में। और असेंडिंग लिम्ब यहाँ से क्या करती है, NaCl को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर रेस्ट पार्ट में थोड़ा बहुत भी सोडियम क्लोराइड है जो बॉडी के मिनरल अमाउंट को, उस मोलैरिटी को बैलेंस करने के लिए चाहिए, तो ये क्या करेगा, सिर्फ NaCl को यहाँ एब्जॉर्ब करेगा। रेस्ट फिल्ट्रेट मूव्स इनटू द डीसीटी और जो बाकी बचा हुआ फिल्ट्रेट था वो डीसीटी में आ गया। जैसे ही डीसीटी में मूवमेंट होता है, अगेन इफ द वाटर is further needed for the body, then the water get reabsorbed. If Na positive is required, then it get absorbed. If we can say potassium ion is required, then it is also get absorbed. But if our body consists of ammonium ion, or you can say ammonia, that is a toxic waste material, then this ammonia get secreted inside the बॉडी। इस तरीके से अमोनिया जो है आउटवर्ड हमारे बॉडी प्लाज्मा से निकलकर और कहाँ चला जाएगा, डीसीटी में। हमने इसे इनवर्ड एरो के थ्रू शो किया है। और उसके बाद फाइनली जब कलेक्टिंग डक्ट में टोटल फिल्ट्रेट या वेस्ट आता है तो उस टाइम हम उसे क्या नाम देते हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन। इसे हमने क्या नाम दिया, कंसंट्रेटेड यूरिन। और इस कंसंट्रेटेड यूरिन में मेनली क्या होता है, यूरिया। दैट इज द चीफ वेस्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो मेन वेस्ट होता है यूरिया,
वो यहाँ कंसंट्रेटेड यूरिन में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में, थर्ड पार्ट। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होगा कि इस यूरिया का 2% पार्ट जो कि कलेक्टिंग डक्ट में है, इट गेट reabsorb, sorry you can say it get reabsorbed and after that it will tubularly secreted inside the loop of Henle. Means concentrated urine से 2% यूरिया निकल के बॉडी प्लाज्मा में आया और फिर उस बॉडी प्लाज्मा ने अगेन उसे किस में डाल दिया, लूप ऑफ हैनले में। और ये ऐसा क्यों होता है, टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी मीन्स, ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है ऑस्मोसिस को परफॉर्म करना, कि अगर एक तरफ बिल्कुल जीरो कंसंट्रेशन होगी किसी भी सब्सटेंस की, दूसरी तरफ हाई कंसंट्रेशन है या लो कंसंट्रेशन है, तो कहीं भी मूवमेंट सब्सटेंस का पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक तरफ हाई और एक तरफ लो कंसंट्रेशन को मेंटेन करना जरूरी है। और उसी मेंटेनेंस के लिए ये यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से निकलकर प्लाज्मा में, प्लाज्मा से वापस लूप ऑफ हैनले में आता है। और सेम प्रोसेस हर बार, जितनी बार यहाँ पर फिल्टर होगा या ये कहें हम कि वेस्ट ब्लड फिल्टर होगा, वो पूरा प्रोसेस इसी तरीके से कैरी ऑन करेगा। तो इस तरीके से हमने मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को पढ़ा, जिसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, उसके बाद फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होगा और उस फिल्ट्रेट में से फिर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन स्पेसिफिक सब्सटेंस सेलेक्ट होते हैं और वो हमारी बॉडी में रीएब्जॉर्ब होते हैं, ताकि बॉडी में किसी भी स्पेसिफिक सब्सटेंस की कमी ना हो जाए। उसके अलावा ट्यूबुलर सिक्रीशन की बॉडी के अंदर प्लाज्मा में अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट रह गया तो उसे रीनल ट्यूब्यूल में वापस से सिक्रीट किया जा सकता है और फाइनली कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन होती है। दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट the micturition as well as the dialysis, or you can say the function of artificial kidney.